हेलो बच्चों। तो बच्चों, कल के मॉक एनालिसिस में दो क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आ रही थी समझने में। तो उन क्वेश्चन को हम फिर से और अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मतलब कि किसी भी संख्या का 10% आसानी से कैसे निकालें, मतलब उसका 1% कैसे निकालें, ठीक है ना, इस टाइप का। और फिर हम आपको जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको अब हम आसानी से निकालने के लिए बता देंगे। तो फिर इस टाइप के प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको सूत्र पता भी नहीं होगा तब भी आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं। पहले मान लीजिए हम लोग निकालते हैं 10%। मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, संख्या हम लोग लेते हैं 1000, ठीक है ना। अभी अभी हमने आपसे क्या बताया है, हमने बताया है कि अगर आपको किसी भी संख्या का मान लीजिए निकालना है 1%, ठीक है ना, तो उसके बाएं से 2 जीरो लगाइए। किसी भी संख्या का अगर आपको 1% निकालना है तो बाएं से मतलब कि बाएं बाएं से 2 स्थान तक 10 दशमलव मतलब सॉरी, दाएं से 2 स्थान तक दशमलव, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ दशमलव, तो कितना हो गया, 1000 का 1% क्या हो गया, 10। अब इसको हम लोग निकाल के चेक कर लेते हैं। 1000 है, इसका हमको 1% निकालना है। 100, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, क्या आ गया, 10 आ गया ना। इसी प्रकार से अगर अगर हमको 1000 का अगर अगर निकालना है 10%, तो हम लोग दाएं से एक स्थान पर 10 मान लो, तो क्या आ गया, 100। अब इसको भी निकाल कर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका 10% ऐसे कट जाएगा, 10 दाएं 100, ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये तो अभी 100 हो ना। अगर कोई नंबर भी मान लीजिए है, ऐसे 5 6 7 8 ऐसे भी है, फिर भी अगर इसका इसका मान लीजिए निकालना है हमको 1%, तो दाएं से 2 स्थान तक 10 मान लो यहाँ तक, तो क्या हो गया, 56.78। इसका इसका हो गया 1%, ठीक है ना। 5 4 678 का इसका 1% क्या हो गया, 56.78। और इसका अगर हमको 10% निकालना है तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं। आपको तो सिंपल इंटरेस्ट पता ही होगा कि उस पर कुछ नहीं लगता। बस सिंपल जितना ब्याज होता है उसका गुणा करते हुए मतलब ऊपर निकाल के उसमें कर देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए कैसे, मतलब कि मान लीजिए कोई राशि है 1000 रुपये, ठीक है ना। अब इस पर मान लीजिए 10% का लग रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है 2 सालों के लिए, ठीक है ना। तो पहले अगर साधारण ब्याज लगेगा तो क्या लगेगा, साधारण ब्याज को तुरंत मारिए, 2 साल को लग रहा है तो 1 साल का 10% और 2 साल का 20%। साधारण ब्याज हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो 2 साल का 20% और 20%, तो इसका हम लोग 20% निकाल लेंगे। इसका क्या हो गया, क्या हो गया, 200। तो 1000 का 1000 का 10% पर 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो गया, 200, ठीक है ना। और इसी इसी को अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये मान लीजिए 1000 है, इसका हमको 20% निकालना है। तो इसका इसका 10% क्या होगा, ये दाएं से एक दशमलव क्या होगा, 100। तो जब जब इसका 10% 100 है तो 20% 200 होगा। तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक 1000 का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कैसे आसान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए। तो इसका हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इसका 10% है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या क्या होता है, मान लीजिए 2 साल का लग रहा है और ये सालाना 10% है। तो पहले जो पहला वर्ष है उसमें जो 10% लगेगा, तो पहले उस पर 10% लगेगा, तो ये 10% लग गया, ठीक है ना। तो काटते हम लोग, तो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है ना। ये 100 क्या आया, ये 1 साल का ब्याज आया। अभी राशि फिर ये राशि 1000 है ही। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जो राशि है, ये फिर जो अगले वर्ष लगेगा, दूसरे वर्ष, वो इस पर भी लगेगा 10% और इस पर भी लगेगा 10%, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है कि जो ब्याज बनता है एक एक साल में, उस पर भी लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो जो मूलधन होता है उस पर भी लगता है। तो जो अगले वर्ष का लगेगा 10%, वो दोनों पर लगेगा, ठीक है ना। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1100 हो जाएगा। अब इस पर 10% लगेगा, ठीक है ना, जो अगले वर्ष का है, यहाँ से कट जाएगा। ये क्या आएगा, इतना हो गया, ठीक है ना। ये इतना हो गया। ये कितना, 110 रुपये हो गया, ठीक है ना। ये इसका हो गया, क्या बोलते हैं, ये जो 1100 है, ये इसका 10% है। और पहले तो 100, ये जो आए तो आया ही था उसका ना। तो वो जो 100% 100 ये लगा था, पहले वर्ष का ब्याज आया था, वो तो आया ही था। अब इसमें जोड़ लेंगे, क्या आ गया, 210 रुपये। वैसे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 20 आया था। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, 220 रुपये आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे आपको समझना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो तो मूलधन पर लगता ही है। पर जो मान लीजिए देखिए,
जो अगर मान लीजिए कोई 1 वर्ष के लिए लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना, जहाँ पर टाइम एक है, ठीक है ना, तो वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब कि सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दूसरी बार से जुड़ना स्टार्ट होता है, तब अंतर होता है, क्योंकि दूसरी बार जब उसको एक बार ब्याज मिल जाएगा तब ना दूसरी बार उस ब्याज पर ब्याज लगेगा, तब अंतर करेगा, तो इसीलिए, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक कोई एक कंपाउंड इंटरेस्ट की मतलब कि क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कोई एक अच्छी सी मतलब वीडियो आपको बता के पढ़ाऊँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बताइएगा मुझे करना कि नहीं। अगर पढ़ना हो बताइएगा, मैं आपको 1 घंटे की कोई स्पेशल मतलब कि आधे आधे 1 घंटे में कोई स्पेशल चक्रवृद्धि ब्याज की मतलब स्पेशल वीडियो आपको बना के पढ़ा दूँगा अच्छे से, ठीक है ना? आपको अच्छे से बता कर के, ठीक है ना बच्चों? तो मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें ऐसे ऐसे ही किया था, ये कि जो एक स्थान तक दशमलव लगा कर के ऐसे किया था, ठीक है ना? अभी वो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा और जो फार्मूला है उससे ही बताऊँगा, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है? इस क्वेश्चन को पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान साहूकार साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, ठीक है ना? लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए प्रत्येक 4 महीने में ब्याज को शामिल करता है, और यदि वह 3% का ब्याज वसूल रहा है तो ब्याज का प्रभावी दर कितनी होगी, ठीक है ना? इसमें ये है कि जो बेईमान दुकानदार है उसने मान लीजिए किसी को पैसे उधार दिया है ना, जो बेईमान दुकानदार है वो किसी को पैसे उधार दे रहा है और उससे बोला है कि वो उसको 3% ब्याज पर वो पैसे दे रहा है, 3% साधारण ब्याज पर उसको वो पैसे दे रहा है, ठीक है ना? पर ये बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है, वो 4 महीने का मतलब कि वो 4 महीने के बाद उस पर फिर से जो ब्याज आता है वो उस पर भी ब्याज लगा दे रहा है। मतलब क्या? वो 4 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है, ठीक है ना? यहाँ दिया है प्रत्येक 4 महीने के बाद में वो ब्याज को शामिल करता है। मतलब कि वो बोला है कि उससे कि सालाना वो 3% ब्याज लेगा, पर वो 4 महीने पर ब्याज काउंट कर रहा है, और तो वो चक्रवृद्धि हो जा रहा है, ठीक है ना? आपको यहाँ पर समझना होगा कि वो 4 महीने पर ब्याज को काउंट कर रहा है, ठीक है ना? तो 1 साल में कितनी बार 4 महीने आता है? 3 बार। एक साल में 12 महीने होते हैं और वो 4 महीने पे काउंट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 बार, ठीक है ना? कि वो 3 बार मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वो लगाएगा, ठीक है ना? या ये प्रश्न आपको समझना है। तो वही पूछा है कि वो जो घपलेबाज़ी कर रहा है साहूकार बेईमान कि 4 महीने पे लगा रहा है, तो वो तो वहाँ पर सीआई बन रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इस 3% से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो वही पूछा है कि वो जो चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, मतलब वही प्रभावित दर मतलब कि जो इफ़ेक्टिव रेट है वो कितना बन रहा है, ठीक है ना? वही पूछा है। तो इसके लिए एक सूत्र है, आप लोग जब ये प्रश्न लिखिएगा तो उसके नीचे ये सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है ना? तो जब ये प्रश्न आप लोग रिवाइज़ करिएगा, रिवीजन करिएगा, तो ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? और इस तरह के प्रश्न के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? देखिए हम लोग क्या है, जिसका सूत्र क्या है, प्रभावी दर बराबर 100 और कोष्टक में 1+r/100 इंटू एन और कोष्टक पे घाते एन, ठीक है ना, -1, ये सूत्र है, ठीक है ना? जहाँ आर बराबर क्या है, आर क्या है, जो साधारण ब्याज पर जो ब्याज दर है वही सामान्य ब्याज दर क्या है, 3% ना, जो सिंपल इंटरेस्ट पर जो ब्याज ले रहा है वही यहाँ पर है, ठीक है ना? तो आर बराबर वही है। और एन का मान क्या है कि कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो कितनी बार लग रहा है, वो 4 महीने पे लगा रहा है, 4 महीने पे, और वो 1 साल के लिए दिया है, तो मतलब क्या 3 बार लगेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर एन का मान क्या हो गया, 3 बच्चों, ठीक है ना? अब हम लोग इसमें ये सूत्र में रखते सारा मान, तो प्रभावी दर बराबर 100, यहाँ पर मान रखें आर का मान 3, यहाँ पर एन का मान रखें 3 और -1, ठीक है ना? अब यहाँ पर 3 से ये 3 कट गया है, अब बचेगा क्या, 1 + 1/100 बचेगा, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे 100, यहाँ पर 101 हो जाएगा, तो नीचे आ गया क्या, 101/100, ठीक है ना? ये पढ़ देखिए, हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन लिखे हैं कि n बराबर 3 इसलिए क्योंकि 4 महीने पर लग रहा है, और एक वर्ष में 4 महीने 3 बार होते हैं, तो CI 3 बार लगेगा, ठीक है? इसीलिए n बराबर 3 है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपको ये गुणा करके करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसके लिए कोई वैसा नहीं, ठीक है? ये आपको गुणा करना पड़ेगा। 101 का आप लोग गुणा 3 बार कर लीजिएगा, 101 गुणे 101 गुणे 101 ये 3 बार कर लीजिएगा, तो इतना आएगा, ठीक है ना बच्चों? और नीचे ये 100 का 1 के आगे 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? और फिर हम 6 जीरो यहाँ पर 6 जीरो हटा करके ये जो है इसके 6 स्थान तक दशमलव लगाएंगे, क्योंकि जितना जीरो हटेगा उतना स्थान तक दशमलव लगेगा, तो नीचे 6 जीरो है, तो दशमलव हम लोग काउंट करके यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर एक के बाद सारा दशमलव लग गया। अब जो एक बच्चा है इसमें से हम लोग जब हम लोग माइनस करेंगे एक को, तो ये आएगा, ठीक है ना?
और फिर इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आएगा तो जो प्रभावित दर आएगा वो क्या आएगा 3.0301। आपके जो आंसर दिया है उसमें केवल इतना ही दिया कि उसमें केवल 2 स्थान तक दिया है, ठीक है ना, 3.03 आंसर दिया है, पर यहाँ पर पूरा आंसर आपका आएगा, ठीक है ना, पर वही आंसर आपका इतना ही दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। भले ही समझ में आया, मैं आपको इसको 10 बार बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों, पर समझ में आया तभी बोलना है कि हाँ सर समझ में आया, ठीक है ना बच्चों। और स्माइल करते हुए पढ़ना बिना टेंशन लिए, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन बच्चों का नहीं आता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना। मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने कल बताया था बच्चों, उसको मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, जैसे मैंने कल बताया था, ठीक है ना। तो अगर वैसे भी आप लोग अगर आपको समझ में अगर आ जाता है तो अगर सूत्र आपको नहीं याद रहेगा तब भी आप कर लोगे, ठीक है ना। देखिए वो क्या बोला है कि 3 बार लगेगा, ठीक है ना। क्या चक्रवृद्धि ब्याज आपको मतलब क्या 3 बार लगेगा और 4 महीने पे लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या दिया है, ये 3% दिया है, ये 1 साल का दिया है। 3% जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज ये 1 साल का है। तो जब ये 4 महीने पे जब ये लगेगा, जब ये 3 बार जब ये 3 बार बटेगा साल भर में, ये तो पूरा 1 साल का है। ये 1 साल का ब्याज है ना। तो जब ये 4 महीने में बटेगा तो इसका भी तो 3 भाग होगा। तो जब इसका 3 भाग होगा तो ये 1% हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1% हो जाएगा क्योंकि ये तो साल भर का है। और जब ये 4 महीने में आएगा तो ये 1% हो जाएगा क्योंकि 1 साल में 4 महीने 3 बार होते हैं। तो इसका भी 22/3 होगा ना, तो ये 1% हो जाएगा। मतलब क्या 1% क्या बोलते हैं 1% चक्रवृद्धि ब्याज 3 बार लगेगा, ठीक है ना। 1% चक्रवृद्धि ब्याज 3 बार लगेगा, ठीक है ना। तो वही कल मैंने माना था कि माना वो 100 रुपये P बराबर 100, वो मूलधन मान लीजिए 100 रुपये उधार देता है, ठीक है ना। वो 100 रुपये उधार दे रहा है, ठीक है ना। तो पहले वर्ष का जब अगर इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो कितना कितना लगेगा, इसका हमको निकालना है 1%। तो मैंने आपको बताया था कि इसका 1% दाएं से 2 स्थान तक दशमलव लगाएंगे तो इसका 1% क्या आएगा, यहाँ तक लगाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसका 1% क्या आएगा 1। तो इसमें हम लोग एक जोड़ लेंगे तो मतलब कि 1 साल का इसमें इस पर जो 4 महीने का ब्याज लगा है उसको जोड़ करके जो नया आया है वो क्या है, वो 101 आया है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद फिर दूसरी बार जब लगेगा इस पर 1%, क्योंकि 3 बार लग रहा है ना, तो फिर इस पर 1% लगेगा तो फिर इसका हम लोग 1% निकालेंगे तो वो क्या आएगा 101। और फिर इसके दाएं से 2 स्थान तक दशमलव तो क्या आएगा 1.01 आया ना। तो क्या आया 1.01, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे ऐसे ऐसे करके 2, ये आ गया, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये टोटल 8 महीने का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग तीसरी बार लगाएंगे क्योंकि 3 बार लग रहा है। तो फिर हम लोग दाएं से 2 स्थान तक दशमलव यहाँ तक है तो 2 स्थान तक यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा 1.02। तो 1 और 0.02 और 0.1 ये आएगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे क्या आ गया 1.030.3 और फिर ये क्या आ गया ये 0.1। तो हम लोग ध्यान देते हैं क्या गया 100 की राशि थी और जो राशि थी वो कितनी हो गई 103.0301 हो गई, ठीक है ना। तो ये टोटल क्या हो गया मिश्र धन हो गया, ये टोटल मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन में से जब हम लोग मूलधन घटाएंगे 100 घटा लेंगे तो क्या आएगा 1030.3 ये आ गया, ठीक है ना। तो हमारी प्रभावित दर कितनी हो गई ये इतनी हो गई, ठीक है ना बच्चों। हमारी प्रभावित दर कितनी हो गई 3.0301, ठीक है ना, इतनी हो गई देखिए। और ये यहाँ पर भी सेम वही आंसर आया है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको ऐसे ही करना, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसका जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम लोग वैसे निकालना है, ठीक है ना। वो जो फार्मूला होता है क्या होता है ए बराबर P और 1+R/100 यही होता है ना, हाँ। और n तो ये फार्मूला भी लिखेंगे, ये फार्मूला लिखने में इसको पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके 0.1 करके ऐसे करके आप लोग जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कोई राशि है 1000, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर आप लोग जो सूत्र है अगर उससे निकालते हैं ये जो ए बराबर 1+R/100 और n पे अगर इससे निकालते तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसका 10% पर निकालना है हमको 2 साल का, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये जो 10% है तो अगर इसको हम जोड़ेंगे 100 में, मान लीजिए कोई मूलधन 100 है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये 10% है तो हम लोग क्या करेंगे 1000 और मूलधन क्या मान लीजिए 100 था तो 110 बट्टे 100 और हमको 2 साल का निकालना है फिर 110
बटे 100। अब लोग काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और फिर 110 का हम लोग इसमें 11 गुणा करेंगे तो कितना होगा? इसमें क्या करते हैं, 110 का हम लोग 10 में करेंगे तो क्या क्या होगा? तो हम लोग 110 का इसमें करेंगे कि कितना होगा? 1100 और 1100 हो जाएगा 1210, हो जाएगा 1210, ठीक है ना। तो टोटल में से धन क्या आ गया? 1210 आ गया। मूलधन क्या था? 1000। तो ब्याज ब्याज क्या हो गया? 210 रुपये, और में से धन हो गया 1210 रुपये। ठीक है, हम लोग ऐसे जल्दी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि बच्चों मतलब कि ऐसे ही कि मतलब 10% ही हो। अगर आप मान लीजिए 15% है, ठीक है, और राशि मान लीजिए 1000 रुपये है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर 2 साल का निकालना है, हमको 2 साल का निकालना है, तो 1000 और गुणे 115 बटे 100 गुणे 115 बटे 100। जितने साल का निकालना है, मान लीजिए आपको 3 साल का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। मान लीजिए आपको 3 साल का निकालना है, तो यहाँ पर 3 बार कर देंगे 115 बटे 10, 115 बटे 100, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे काट लेंगे, 3 जीरो काटेंगे, 3 जीरो काटेंगे, 115 में गुणा करेंगे, फिर 10 में उसमें मतलब 1 पॉइंट लगा कर उसमें एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, 10 हटा करके जो आएगा वही वो क्या होगा? वो होगा मिश्र धन होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर आपको खाली मान लीजिए ब्याज ही निकालना है, ठीक है ना। मान लीजिए खाली आपको जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप लोग उसको मान लीजिए माइनस कर लेंगे, फिर ये निकाल करके माइनस कर लेंगे उसमें 1000 में से, मिश्र धन में से ये मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बच्चों का ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं होगा तो बताइएगा, ठीक है ना, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है ना। और बच्चों झूठ नहीं बोलना है, इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं बताने के लिए बैठा हूँ अपने बच्चों को, ठीक है ना। ऐसे ही स्माइल करते हुए अच्छे से पढ़ता है, ठीक है ना। स्माइल यहाँ अच्छे बनता ही नहीं बच्चों, क्या करूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है ना। ये बच्चों मैंने प्रश्न इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये लिख कर मतलब मुझे आपको बोल कर मतलब बताना पड़ेगा, ठीक है ना। लिख कर अगर बताऊँगा तो ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं साथ साथ में लिखूँगा और मोबाइल का ध्यान रखूँगा कि मैं जहाँ पर लिखूँ, ठीक है ना, वहीं पर मोबाइल का कैमरा हो, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसको समझते हैं। प्रश्न क्या है? माना ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके लिए ए और बी माइनस ए सअभाज्य है तथा बी और बी प्लस ए सअभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य, ठीक है ना बच्चों, सअभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। सअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, मतलब ये 2 संख्याएं, ये इसमें सअभाज्य संख्याओं में ना 2 संख्याएं एक साथ आती हैं। सअभाज्य संख्याएं वो 2 संख्याएं होती हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है, जिसमें से एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, वो संख्याएं सअभाज्य होती हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर जिसमें से कुछ कॉमन ना हो, वो दोनों संख्याएं सअभाज्य होती हैं, ठीक है ना बच्चों। आपको ये कहीं साइड में लिख लेना है, ठीक है ना, कि सअभाज्य संख्याएं वो 2 संख्याएं होती हैं जिनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे 3 7 हो गया, ठीक है ना, और 5 7 हो गया, ऐसे ही मतलब, ठीक है ना। और ऐसे ही कैसे मतलब कि 2 और 9 हो गया, ऐसे में जिसमें से कुछ कॉमन नहीं, जो भी जिसमें से कुछ कॉमन ना ले सके, ठीक है ना बच्चों, वो सअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न बोला कि माना ए और बी 2 संख्याएं जिनके लिए ए और बी माइनस ए सअभाज्य है, मतलब ये 2 संख्याएं ए और बी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखिए ऑप्शन में क्या बोला है कि ए और बी सअभाज्य नहीं है, ए बी अभाज्य है, ए अभाज्य है, ए और बी सअभाज्य है, ठीक है ना। तो पहले हम ए और बी को क्या लेते हैं? सम लेते हैं, ठीक है ना। नहीं पहले मान लीजिए हम ए को सम लेते हैं और बी को विषम संख्या लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने ए को लिया 4, ठीक है ना बच्चों, और बी को लिया मान लीजिए हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया 9, ठीक है ना, कोई भी विषम संख्या। अब देखते हैं, अब जो बोला है कि ए और क्या बोला है, बी माइनस ए ये अभाज्य हैं, ठीक है ना, ये सअभाज्य हैं। अब इसमें रख के देखते हैं, ए हो गया 4 और बी का रखते हैं 9 और माइनस 5 सॉरी 4, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे हम रख लेंगे, क्या आ गया? 4 आ गया और 5 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों क्या है? तो क्या आया? ये दोनों सअभाज्य आ रही ना, ये मतलब ये दोनों सअभाज्य आ रही हैं, ठीक है। कि मतलब अगर एक को मान लीजिए हम सम लेते हैं, एक को सम लेते हैं, तब भी सअभाज्य आ रही हैं, ठीक है ना।
अब हम दोनों को सम लेके देखते हैं, इसको 4 लेते हैं और बी को 6 लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब फिर हम लोग रखते हैं ए और बी माइनस ए में, तो ए 4 हो गया, बी माइनस ए 6 माइनस 4 क्या आ गया 4, और क्या आ गया 4 और 2 आ गया, ठीक है ना। ये दोनों सवाज नहीं, ये दोनों सवाज नहीं है किसमें, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन ले रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि दोनों में से एक संख्या हमको विषम लेना पड़ेगा ए और बी में से, तभी वो दोनों घटाने पर सभाज्य होंगी, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग प्लस पे करके देखते हैं, जो बी और बी प्लस ए पे, ठीक है। तो क्या था 4 था और 9 था, तो बी 9 हो गया, और यहाँ पर बी प्लस ए, तो बी क्या है 9 और ये प्लस 4 9 प्लस 13, ये भी सभा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सा कथन सत्य है, मतलब ए और बी के बारे में पूछा है कि ये सभाज्य हैं, भाज्य हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, आप अब ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो, ये ऐसे कोई भी नंबर लेके चेक कर, जरूरी नहीं जो मैंने लिया यही लिया हो, आप दोनों को सम लेकर भी चेक कर सकते हो, दोनों को विषम लेकर भी चेक कर सकते हो, कि मतलब आपको ऐसे नंबर लेना है कि ये दोनों कथन पूरा एकदम सही बैठते हो, कि ए और बी माइनस ए सभाज्य हो, अब बी और बी प्लस ए सभाज्य हो, ठीक है ना। आपको कोई भी नंबर ऐसे लेके चेक कर लेना, ठीक है ना बच्चों। अब जिस पे ये सही बैठ जाएगा ये दोनों, आपको वही नंबर लेके आगे चलना है, ठीक है ना। हमने लिया कि 4 और 9 सही बैठ गए, क्योंकि वहाँ घटाने पर भी सहभाज्य आ रहे थे और प्लस करने पर भी दोनों सहभाज्य आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, ए और बी सहभाज्य नहीं है, ए और बी सहभाज्य हैं, देख लीजिए दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, ये ए है बी है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये दोनों सहभाज्य हैं, मतलब कि ये दोनों कॉमन, ये मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं बी अभाज्य है, बी अभाज्य है, तो बी अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। बी अभाज्य नहीं, बी भाज्य है, ठीक है ना बच्चों। और फिर ए अभाज्य है, ए भी अभाज्य है, ठीक है ना। ए भाज्य है, अभाज्य नहीं है, देखिए क्योंकि ये भी कटेगा। और ए और बी सभाज्य है, देखिए ए और बी सभाज्य है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको दोनों ही प्रश्न में कोई भी समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो बताइएगा, उसको और अच्छे से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना बच्चों। नहीं समझ में आएगा तो बच्चों आपको बताना है कि हाँ मुझे और अच्छे से समझना है, मुझे समझ में नहीं, ठीक है बच्चों। हम हमको और अच्छे से इसको बताने में प्रयास करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कब बच्चों झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है और स्माइल करते हुए पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि वैसे क्वेश्चन बहुत से, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे भी शुरू में नहीं आ रहा था ना, तो मैंने इसको बैठ कर लगाया होगा तभी ना बच्चों मुझे आया होगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगाने चाहते हैं, समझने चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब बच्चे समझ जाएंगे तो उनको भी क्वेश्चन आने लगेगा, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। कि मैथ में यही है कि जब हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन मुझे आएगा। और मतलब कि अगर वो तो मेरा भी, अगर कोई क्वेश्चन मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो वो मुझे भी नहीं आता है, तो इसलिए ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है, अगर नहीं समझ में आता है फिर से उसको पूछना है, जितनी बार ना समझ में उतनी बार पूछना है, ठीक है ना बच्चों। और जो मैंने बोला ऐसे स्माइल करते हुए दांत दिखा करके 32 के 32 नहीं 28 के 28, ठीक है ना बच्चों, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना।